Good morning everyone. वेलकम टू PW ओनली आईएएस। दोस्तों मेटा के द्वारा इंस्टाग्राम जो प्लेटफॉर्म है ऑपरेट किया जाता है। अब इसमें ऐसा देखा गया कि इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ एडवर्टीजमेंट्स आ रही थी और ये एडवर्टीजमेंट्स थी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूसिव मटेरियल के रिगार्डिंग। मतलब कुछ चाइल्ड अब्यूज़ की कुछ आपके सामने एड्स आ रही हैं और उन एड्स के माध्यम से आपको एक लिंक दिया जा रहा है और उस लिंक के माध्यम से आप पहुंचोगे किसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और उस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको बच्चों के रिगार्डिंग बहुत ही भद्दा जो कंटेंट है वो यहाँ पे शेयर किया जा रहा था। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने इंस्टाग्राम से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मांगी है कि भाई आप क्या कर रहे हो ये सारी चीज़ें। भारत के अंदर इस तरह की चीज़ें करना एक बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है। हमारे पास दोस्तों आईटी एक्ट है। आईटी एक्ट के माध्यम से अगर कोई भी इस तरह की चीज़ें ट्रांसमिट करता है या पब्लिश करता है बच्चों के रिगार्डिंग खासकर, तो उनके लिए यहाँ पे सख्त पनिशमेंट है। इसके अलावा हमारे पास आईटी रूल्स हैं 2021 के, जो बात करते हैं इंटरमीडियरीज की। बेसिकली इंस्टाग्राम भी एक इंटरमीडियरी ही हुआ क्योंकि ये सिर्फ हमारे तक कंटेंट पहुंचा रहा है। पर अगर मान लो इसने सरकार के एक्शंस या सरकार के द्वारा दी हुई हिदायतें इसने नहीं मानी, तो इसके सामने जो इंटरमीडिएट स्टेटस इसको जो मिला हुआ है उसको छीन लिया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे चलाता है और इस पे आपकी रिपोर्ट्स वगैरह आप लिखवा सकते हो जो भी शिकायतें आपके हैं। इसके अलावा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी हमने यहाँ पे खोला हुआ है ताकि ऐसे क्राइम्स को हम यहाँ पे इसको रिगार्डिंग हम यहाँ पे वर्क अराउंड कर पाएँ। तो बहुत सारे हम यहाँ पे कोशिशें तो बहुत करते हैं, पर हमने ऐसा नोटिस करने को मिल रहा है कि बार-बार हमारे ये जो इस प्रकार के आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनके द्वारा बार-बार रूल्स को माना नहीं जाता, उनको वायलेट किया जाता है और ख़ासकर बच्चों के रिगार्डिंग इस तरह का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटिव कंटेंट यहाँ पर होना, ये अपने आप में बहुत ही ख़राब बात है। अब सवाल आता है कि यहाँ पे इंस्टाग्राम क्या बोल रहा है? देखो इंस्टाग्राम को 7 दिनों के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, पर फिलहाल यही बताया जा रहा है इनके द्वारा कि देखो हमारे तो लगभग साढ़े 3 बिलियन यूज़र्स हैं। हम तो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि इस तरह की चीज़ें ना हों, पर फिर भी उनमें से कुछ 100 कुछ हज़ार लोग ऐसे निकल आते हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं। बाकी इनकी पॉलिसीज़ को ये और बेहतर यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों डेट है आज की 6 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है एक्सटर्नमेंट के बारे में। सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग आप यहाँ पे समझो। देखो कई बार पता क्या होता है, मान लो एक इंसान है, हमें लगता है कि भाई ये इंसान अगर इस एरिया में रहा ना तो यहाँ पर सोशल ऑर्डर को खतरा हो सकता है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। तो हम पता क्या करते हैं, हम इस पर्सन को बोल देते हैं कि भाई आप इस एरिया से चले जाओ, आप इस एरिया को छोड़ दो, आप इस एरिया से बाहर चले जाओ। इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नमेंट। ये एक प्रिवेंटिव है, प्यूनिटिव नहीं है, प्रिवेंटिव है। अभी कुछ हुआ नहीं है, कोई क्राइम हुआ नहीं है, पर हमें डर है कि ये बंदे के यहाँ रहने की वजह से, क्योंकि हो सकता है हैबिचुअल ऑफेंडर हो, कुछ इंटिमिडेट करे वहाँ पे लोगों को और उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसे केस में हमारे पास है एक्सटर्नमेंट। सरकार के द्वारा या फिर वहाँ पे जो पुलिस है उनके द्वारा इसको लगाया जाता है ताकि इंश्योर ये किया जाए कि पब्लिक ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन रहे। अब इसके पीछे लीगल बेसिस क्या है, जैसे आपके अलग अलग स्टेट पुलिस लॉज होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951। अब पॉइंट पता क्या है, कई बार इस एक्सटर्नमेंट का मिसयूज भी होता है। यही मुद्दा गया दरअसल में बॉम्बे हाई कोर्ट के पास। मिसयूज कैसे होगा? देखो मान लो अगर कुछ लोग हैं वो सरकार के अगेंस्ट अपनी आवाज उठा रहे हैं और सरकार ने क्या बोला, एक्सटर्नमेंट। सरकार ने बोला कि भाई तुम्हारे वहां होने की वजह से ना वहां पब्लिक ऑर्डर को दिक्कत आती है, वहां पर हमें लगता है कि तुम्हारी वजह से वहां पर कोई और इशू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, वहां पर जो सोसाइटी है उनमें दंगे फसाद हो सकते हैं। अब उस चक्कर में कई बार इस लो इंसान की आवाज़ भी दबा दी जाएगी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला देखो भाई ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना या फिर एजुकेशन में पार्टिसिपेट करना, इसके लिए आप किसी के ऊपर एक्सटर्नमेंट नहीं लगा सकते। एक्सटर्नमेंट तभी लग सकती है जब आपको वाकई में लगता है कि उस पर्सन की वजह से कुछ सोशल ऑर्डर को यहाँ पे थ्रेट होगा। देखो कई बार ना एक्सटर्नमेंट इसलिए भी लगाई जाती है ताकि विटनेसेस को इंटिमिडेट ना किया जाए।
कई बार होता है ना कि कोई मान लो कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, और उस केस में हमें डर है कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बंदा है, ये यहाँ पे विटनेसेस को धमका देगा और विटनेस फिर यहाँ पे अपनी बात कबूल नहीं करेगी। तो ऐसे केस में भी एक्सटर्नमेंट लगाया जा सकता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोल दिया कि देखो भाई, पीसफुली प्रोटेस्ट करना ये कोई क्राइम नहीं है। कोई मोर्चा, कोई धरना या कोई पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है सरकार के अगेंस्ट, इस वजह से सिर्फ उनके ऊपर आप एक्सटर्नमेंट नहीं लगा सकते। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर सरकार के अगेंस्ट किसी ने स्लोगन रेज किए या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर है, सरकार का क्रिटिसिज्म किया गया, ये तो संविधान के द्वारा प्रोटेक्टेड है। तो इस वजह से भी आप उनके ऊपर सिर्फ एक्सटर्नमेंट मत लगा दो। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 21 की, इसके अंतर्गत बात करी गई है फ्री स्पीच की, पर राइट टू पर्सनल लिबर्टी की, डिग्निटी की, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की। तो इसीलिए हमें ऐसे केसेस के अंदर एक्सटर्नमेंट नहीं लगाना चाहिए। जो पुलिस है उसको न्यूट्रल तौर के ऊपर यहाँ पे काम करना चाहिए, ना कि किसी अपने मंत्री के कहने के ऊपर। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर का कंसर्न डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें लगता है किसी चीज़ को खतरा है तब ज़रूर लगाओ, पर अननेसेसरी यहाँ पे मत लगाओ। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया ना, ये कहीं न कहीं डेमोक्रेसी को हमारी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि लोग अपनी आवाज़ उठा पाएँगे अगर कहीं पर भी हमें लगता है कि हम डिसएग्रीड हैं विद द सरकार। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे रीइंफोर्स किया जा रहा है एंड अकाउंटेबल पुलिसिंग यहाँ पे बन रही है। वरना पुलिस क्या थी, कई बार ऐसा हो सकता है कि पुलिस किसी के इशारे पे काम करे, पर यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि ऐसा नहीं करना। हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे 19(1) आर्टिकल बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। आर्टिकल 19(1) भी बात करता है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आर्टिकल 19(1) बात करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस की, और आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये सारे राइट्स हमारे पास मिले हुए हैं। हालांकि इनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कि आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत दी गई हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर को खतरा होना, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड मोरालिटी। ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, पर ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल हों, प्रपोर्शनेट हों। बेसिकली ऐसा ना हो कि, जैसे ये लाइन आप एक बार पढ़ना, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है कि एक्सटर्नमेंट अगर आप लगाते हो ना, तो इट शुड सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी, प्रोपोर्शनलिटी एंड प्रोसीजरल फेयरनेस। ये तीनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं तीनों का मीनिंग समझाता हूँ। नेसेसिटी, अगर आप किसी को रोक रहे हो, किसी को प्रिवेंट कर रहे हो, एक स्पेसिफाइड एरिया को छोड़ने के लिए बोल रहे हो, तो कोई ना कोई उसके पीछे ज़रूरत होनी चाहिए उस चीज़ की। फिर जो एक्शन आप ले रहे हो वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए जो आप ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने मान लो अपनी टांग के अंदर आपका दर्द था और आपने दर्द कम करने के लिए उसकी टांग ही काट दी, ये चीज़ प्रोपोर्शनल नहीं होती। तो भाई पुलिस को भी ऐसे ही काम करना चाहिए कि इंश्योर करिए कि जो आपके एक्शन है बिल्कुल प्रोपोर्शनल हो, एज पर द ऑब्जेक्टिव दैट यू वांट टू अचीव, और प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से काम होना चाहिए। ये बातें यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे बताई गई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जजमेंट बन जाता है एक्सटर्नमेंट के रिगार्डिंग। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है नामेरी टाइगर रिजर्व। देखो, असम स्टेट की जब हम बात करते हैं ना, तो असम के अंदर जो पहला टाइगर रिजर्व था वो था मानस टाइगर रिजर्व। इसके बाद जो असम का दूसरा टाइगर रिजर्व बना वो था नामेरी टाइगर रिजर्व। अब ये जो टाइगर रिजर्व है आज के समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। उसका कारण यही है कि जब पिछली बार यहाँ पर रिजर्व में सर्वे हुआ था ना, तो यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन थी केवल 3। 4 साल पुराना सर्वे है, 2022 में हुआ था। अभी जो फिलहाल सर्वे हुआ है इसमें टाइगर्स की संख्या बढ़ के 12 हो चुकी है। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि टाइगर्स के नंबर्स कितनी तेजी से इंक्रीज हुए हैं। लगभग 4 गुना इनका यहाँ पे नंबर हो गया है। तो डेफिनेटली ना मेरी टाइगर रिजर्व न्यूज़ में आ चुका है और इसलिए हमें इसको पढ़ना होगा। ये जो टाइगर रिजर्व है ये आपको सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और ये सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व का ही एक हिस्सा आपको देखने को मिलता है। इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था 1978 के अंदर। फिर आगे जाके 1985 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे नोटिफाई किया गया, और 1998 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ। जैसे मैंने बताया, सबसे पहला टाइगर रिजर्व असम के अंदर था मानस टाइगर रिजर्व, उसके बाद आपका दूसरा टाइगर रिजर्व बना नामेरी। सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप नोटिस भी कर पाओगे, ये यहाँ पर है आपका सोनितपुर में आपका नमेरी टाइगर रिजर्व। अब नोटिस करना, ये बहुत ही करीब है अरुणाचल प्रदेश के, और इनफैक्ट ना अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आपको पखुई या पक्के टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। तो बिल्कुल उसके साथ आपकी जो बाउंड्री है यहाँ पे इसकी टच होती है। ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एक बहुत फेमस रिवर है, ठीक है, जिया भराली रिवर, ठीक है।
ये इस रिजर्व के इकोसिस्टम को यहाँ पे सस्टेन करती है। तो इस रिवर का भी नाम आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इनफैक्ट ना ये जो मैं आपको बात बता रहा था जिया भराली रिवर की, या इसके साथ में बौर दिकुराई रिवर, दिजी रिवर, ये कुछ रिवर्स देखने को मिलती हैं। और इनमें खास बात पता क्या है कि यहाँ पर आपको गोल्डन मशीर भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये गोल्डन मशीर इसी के पानी में, जिया भराली रिवर के पानी में आपको देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी पास में ही है ये रिजर्व के। एंड यहाँ पर आपको असम वैली ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मॉइस्ट डेजर्ट फॉरेस्ट भी हैं, बैम्बूस, केन ब्रेक्स, रिवर लाइन ग्रासलैंड्स, अलग अलग ग्रासलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे बारिश भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो गोल्डन मशीर के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ बर्ड्स के अंदर, वाइट विंग्ड वुड डक जो असम का स्टेट बर्ड है, और साथ साथ ग्रेट हॉर्नबिल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है ना मेरी। एंड इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये बन जाता है, और टाइगर के पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की वजह से ये टाइगर रिजर्व आज के समय आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, पशुजन्य युद्ध अभ्यास। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो आप लोग युद्ध अभ्यास तो कई बार पढ़ते हो। युद्ध अभ्यास होता है एक प्रकार की जो एक्सरसाइज होती है। हमने कई बार डिस्कशन किया ना कि अलग अलग देशों के बीच में एक्सरसाइज होती हैं। आप इनको कई बार मॉक ड्रिल का नाम भी दे सकते हो। अब पॉइंट पता क्या है, ऐसी ही मॉक ड्रिल्स हमने करनी स्टार्ट करी हैं अपने एनिमल्स के ऊपर। पॉइंट आता है क्यों, देखो समझना इस बात को। आजकल पता क्या हुआ है, जैसे अगर हम बात करते हैं कोविड-19 पेंडेमिक की, या अगर मैं बात करूं बर्ड फ्लू की, स्वाइन फ्लू की बात कर लो, नीपा की बात कर लो, तो ये सारी वो आपके पास हैं अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो इंसानों तक भी यहाँ पे फैल सकती हैं। तो एक तरह से ये जूनोटिक डिजीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं ज़्यादातर इनमें से। अब उससे दिक्कत क्या आती है ना कि एनिमल्स की भी, हमारे पशुओं की भी डेथ होती है, और इंसानों के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस चीज़ का आता है। तो क्यों ना, अगर कुछ ऐसा आउटब्रेक होने वाला हो, हम पहले से ही हम रेडी रहें। हम वेट थोड़ी करते रहेंगे कि भाई पेंडेमिक बनेगा तब जाके उसके लिए तैयारी करेंगे, नहीं। तैयारी तो भाई पहले ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पता क्या होता है, हमने ये जो मॉक ड्रिल करना स्टार्ट किया है, ये WHO का एक मिशन है ना, वन हेल्थ मिशन, जिसमें आपके एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस तीनों को इकट्ठा देखा जाता है। उसी के अंतर्गत हमने बनाया नेशनल वन हेल्थ मिशन, जिसके माध्यम से हमने कोशिश किया कि अगर कोई जूनोटिक डिजीज होने वाली होगी ना, तो हम पहले ही उसको करके मैनेज करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कैसे? मान लो हमें लगता है कि यार कोई एक बीमारी इनमें से फैलना स्टार्ट हुई है पशुओं के अंदर, ठीक है। तो फिर पता क्या होगा, इस ड्रिल के माध्यम से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से पशुओं की डेथ हुई, कौन से पशु सिक हैं, है ना, आसपास फैला या नहीं फैला, कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका हम यहाँ पे प्रॉपर उसका सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसका ब्लड, उसका टिश्यू, उसका नेसल स्वैब्स, लेबोरेटरी में डायग्नोसिस करेंगे क्या ये एक नया स्ट्रेन आया या नहीं आया। फिर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि कहाँ से सोर्स था, इपोडोमिकल इन्वेस्टिगेशन, कॉन्टैक्ट को हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे, और उसके बेसिस पे रिस्क हम यहाँ पे असेस करेंगे और देखेंगे इंसानों पे कितना इम्पैक्ट उसका आ सकता है। ये सारा काम किया जाएगा, और यही करना हमने स्टार्ट किया है ताकि आने वाले समय में जूनोटिक डिजीज को टैकल करने के हम यहाँ पे सक्षम हो। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा ये तीसरा नेशनल लेवल पशुजन्य युद्धाभ्यास कंडक्ट करवाया गया मध्य प्रदेश के अंदर, ताकि भारत देश कितना प्रिपेयर्ड है इस तरह के आउटब्रेक्स के लिए उसको यहाँ पे देखा जा पाए। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग तो था ही था, इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे। और एक ऑर्गेनाइजेशन आप जरूर ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम। ये इसको मैं थोड़ा अभी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी आप टॉपिक को यहाँ पे अंडरस्टैंड करो। बाकी वन हेल्थ जो मैंने आपको बताया कि प्लांट आपका, जो आपके प्लांट्स मतलब बेसिकली इन्वायरमेंट, आपका एनिमल्स और ह्यूमन, तीनों को इकट्ठा जब हम देखते हैं उसको बोलते हैं वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था यहाँ पे है, दैट इज नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम। ये हमने टीम बनाई 2024 के अंदर अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन। इसका पर्पज़ यही था
कि भाई आगे कोई भी जूनोटिक डिजीज आउटब्रेक हमें देखने को मिलता है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे फटाफट हम यहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेबॉर्ट्री में जाके डायग्नोसिस करेंगे, कैसे हम देश भर के अंदर इस तरह की ड्रिल्स कंडक्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे पशुजन्य युगत अभ्यास यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि आपस में जो ट्रेनिंग है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको हम यहाँ पे और स्ट्रेंथन कर पाएँ। तो इस तरह से ये जो टीम है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है। आगे आएंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने बनियान ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में ना बरगद का पेड़ या वट वृक्ष भी हम यहाँ पे बोलते हैं। अब आपको पता होगा ये बरगद का पेड़ ही है जो भारत का नेशनल ट्री है। अभी पता क्या हुआ, एक आपको बिहार के मुंगेर के अंदर एक ट्री देखने को मिलेगा, बनियान ट्री, जो हमने हम नोटिस किया ना, तो ऐसा पाया गया कि ये ट्री लगभग 700 साल पुराना है। तो दुनिया भर के अंदर सबसे पुराना बनियन ट्री कौन सा है, यही है जो बिहार के मुंगेर के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम समझते हैं इस पर्टिकुलर ट्री के बारे में। देखो ये ट्री आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएगा, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और साथ ही साथ आपका जो ट्रॉपिकल साउथ एशिया के और एरियाज हैं, इनमें आपको काफ़ी एरियाज में देखने को मिल जाता है। अब भारत का नेशनल ट्री तो है ही है, इनफैक्ट गुजरात और मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब इसमें ना एक बहुत ही खास बात है। खास बात पता क्या है, इसकी एरियल जड़ें, ये आप देख पा रहे हो। होता पता क्या है कि ब्रांचेस से इस तरह से रूट्स निकलती हैं, और ये रूट्स ना आगे जाके ज़मीन को टच कर जाती हैं, सॉइल के अंदर एंटर कर जाती हैं, और इसीलिए इसका जो एरिया है ना बहुत ज़्यादा फैलता रहता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो बहुत बड़ा जंगल सा है दरअसल में वो केवल और केवल एक ही ट्री। तो ये बहुत ही खास बात आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके जो बड़े बड़े लीव्स होते हैं, और ये फ्रूट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो छोटे आपके फिग फ्रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इन फ्रूट्स के अंदर भी ना बहुत ही खास बात है, वो है पॉलिनेशन की। समझना इस बात को कि इसका पॉलिनेशन कैसे होता है। बेसिकली आप लोगों को वास्प के बारे में पता होगा। वास्प एक तरह का इंसेक्ट होता है। तो हुआ पता क्या, ये जो से पेड़ था उसके अंदर फिग डेवलप हुआ, फिर जो फीमेल फिग होगी, जो आपका कीड़ा होगा, जो वास्प है, वो यहाँ पर इसके अंदर एंटर करेगा, वहाँ पर अपने एग्स ले करेगा, और इस तरह से पॉलिनेशन होगा आपके फ्लावर्स के अंदर। उसी में आपके सीड्स डेवलप होते रहेंगे, एंड इस तरह से आपके नए वास्प जो हैं वो यहाँ पे इमर्ज होते रहेंगे। तो आप ज़रा नोटिस कर पा रहे हो कि कैसे कैसे इसने इसको मदद किया, कीड़े ने आपको फिग को मदद किया, फिग ने कीड़े को मदद किया। तो दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे हेल्प किया है, और इसको हम यहाँ पे म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप के नाम से हम यहाँ पे जान सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपका जो बनियान ट्री है, ये आपका कीस्टोन स्पीशीज भी है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट बाकी पूरे इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके जो फिग्स है ना, उसकी वजह से बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट, मैमल्स, स्क्विरल्स, डियर, इंसेक्ट, इन सबको एक तरह से खाना यहाँ पे मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स मिल जाता है उनके फूड का। बाकी हैबिटेट का भी सोर्स मिलता है। सीड डिस्पर्सल के अंदर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, जो एनिमल्स हैं यहाँ पे प्ले करते हैं, और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी को ये मेंटेन करके रखता है। ये सारे फायदे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी इकोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉइल इरोजन, जड़ों को पकड़ के, जड़ों के माध्यम से मिट्टी पकड़ी रहती है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करता है। लोग इसको यहाँ पे इतने लंबे समय से यहाँ पे इसको देखते हैं, अपनी रिलीजियस सेरेमनीज के लिए भी इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और इनफैक्ट ना, ये जो मैं ट्री बात कर रहा था, जो आपको बिहार के अंदर देखने को मिला है 700 साल पुराना, तो इस ट्री को हमने यहाँ पे जब इसकी निकाली ना कि इसकी एज कितनी है, तो लगभग 700 साल इसकी हमने यहाँ पे एज निकाल लगभग मिली है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, आप यहाँ पे समझना कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है आपका रेडियो कार्बन डेटिंग, एक होता है एक्सेलरेटर मास्क स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमेट्री रेडियो कार्बन टेक्निक। देखो पॉइंट पता क्या है, आप लोगों को कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में पता होगा। एक आइसोटोप आपको C14 देखने को मिल जाएगा, कार्बन 14। अब ये जो कार्बन 14 होता है, ये होता है रेडियो एक्टिव। ये कंटिन्यूसली आपके एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है, अब कार्बन 14 ना इंसानों के अंदर, या लिविंग ऑर्गेनिज्म रादर आई शुड से, उनके अंदर एंटर कर जाता है। और जब लोगों की या एनिमल्स की या प्लांट्स की डेथ होती है, तो कार्बन 14 जो है वो आपका एंटर नहीं करता। जो कार्बन 14 है वो डिके करना स्टार्ट कर जाता है। अब हमें इसकी ना पता होती है कि कितना कार्बन 14 बचा है। हम हाफ लाइफ डिके के बारे में हम जानते हैं, उस बेसिस पे उनकी जो एज है हमें पता लग जाती है। ऐसे काम करता है रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, पर जब मैं बात करता हूँ ना दोस्तों एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री रेडियो कार्बन टेक्निक की, इसमें पता क्या होता है, इसमें अगर मान लो आपका सिर्फ थोड़ा सा ही सैंपल है, देयर इज अ वेरी स्मॉल सैंपल,
तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपके पास बीज है, उसी से आप ना देख सकते हो कि कितना कार्बन एक्सट्रैक्ट हुआ, कितनी अमाउंट में कार्बन आज के समय यहाँ पे है। तो मशीन के माध्यम से ना एक्चुअल कार्बन 14 एटम्स कितने प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, उस बेसिस पे एज पता लग जाती है। तो ये होता है एक्सीलेटर मास, ये छोटे सैंपल्स के ऊपर भी यहाँ पे काम कर जाता है। तो उसी का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे इसकी एज निकालने की कोशिश करी है, एंड इस तरह से ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। नेक्स्ट दोस्तों एक बिल्कुल छोटा सा एक और टॉपिक है, दैट इज इंडिया माली लॉन्च फर्स्ट ट्रेड फोरम। अब दोस्तों माली आप यहाँ पे नोटिस करना, माली ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट देश देखने को मिल जाएगा वेस्ट अफ्रीका के अंदर। भारत कोशिश कर रहा है कि वेस्ट अफ्रीका रीजन के अंदर अपने जो रिश्ते हैं उसको और ज़्यादा बेहतर बनाएं, और इसीलिए माली के साथ ना हमने इंडिया माली फर्स्ट ट्रेड जो फोरम है या एक्सपोर्ट फोरम है उसको यहाँ पे हमने लॉन्च किया है। अब अगर हम बात करें ना देखो दोनों देशों की, तो बहुत ही कम ट्रेड आपको यहाँ पे दोनों देशों के बीच में देखने को मिलेगा, लगभग 326 मिलियन डॉलर का ही है। पर ये पिछले साल के मुकाबले 55% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो ट्रेड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, भले ही नंबर छोटा है पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग यहाँ पे जो माली का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो 3.96 बिलियन डॉलर का है भारत को एक्सपोर्ट करने का। तो अगर इतना सब कुछ पॉसिबल है तो क्यों ना हम इसको यहाँ पे टैप करें, दोनों देशों को यहाँ पे फ़ायदा भी होगा। तो माली भारत को एक्सपोर्ट करता है रॉ कॉटन, फिनिश्ड लेदर, आप एक काजू हो गया, लेड, गम अरेबिक, ये सब। और भारत इनको फार्मास्यूटिकल, कॉटन फैब्रिक्स, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, बाईसाइकिल, ये सब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट इनको करते हैं। तो भारत का जो ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम था उसने काफ़ी ज़्यादा मदद करी है दोनों देशों के बीच में यहाँ पर अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए। और माली का एक रोड मैप है 2063, 2063 का एक रोड मैप है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हेल्प करेगा। और इस तरह से दोनों देश यहाँ पे साथ मिलकर बहुत सारे जो सेक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए ना, इनके अंदर साथ मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। एंड दोनों ने एक दूसरे को कुछ रिक्वेस्ट भी करी हैं, तो उस बेसिस के ऊपर भी दोनों देशों की कोशिश यही है कि आपस में ट्रेड को इम्प्रूव किया जा पाए। क्योंकि ये पहला ट्रेड फोरम है, इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ लॉन्च हुआ है ये? बमाको, ठीक है, माली के अंदर आपको लोकेशन देखने को मिल जाएगी बमाको, वहाँ पर इसको लॉन्च हुआ है। और इस बार की जो थीम थी, पहला जो ट्रेड फोरम हुआ इन दोनों के बीच, वो था री इन्फोर्सिंग ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया माली की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, भारत की जो एम्बेसी है बमाको में, और आपकी मालियन एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट इसके द्वारा, राइट। तो एक टॉपिक था जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए था। तो रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो होमवर्क मैंने आपको सैटरडे दिया था ना, एक था रंग कमेटी के बारे में, तो मैंने बताया था कि ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब कमेटी है, बिल्कुल मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है, बट नॉट ऑफ मध्य प्रदेश। ये आपको उत्तराखंड की आपको कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी, इसलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत होगा। गल्फ ऑफ एडन की बात करें तो यस, दिस स्टेटमेंट इज इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट। विक्रम वन की बात करें, देखो इसको स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है, जो कि एक प्राइवेट स्टार्टअप है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। नेक्स्ट कार 19 की बात करें तो यस, ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।